जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने से चढ़ कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रैक्टिस सेट पेपर आज 5 है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्राकृतिकवाद है, छायावाद, स्वच्छंदतावाद, रम्यवाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में क्या है? तो वह है स्वच्छंदतावाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद शब्द का अर्थ होता है रोमांटिसिज्म का पर्याय है, और स्वच्छंदतावाद कला, साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्रों का एक आंदोलन था, और ये यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है पल्लव, चितंबरा, ग्राम्या या ग्रंथि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है, तो वह है चिदंबरा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, चिदंबरा। यह किसकी कृति है? सुमित्रानंद पंत की। 1968 में ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंत जी की चिदंबरा है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था पंत जी को? 1968 में। यहाँ पर डेट पूछा जाता है, 1968 में मिला था। किस रचना पर? चिदंबरा पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता हैं डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर चिन्मय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता हैं, तो वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार, विचारक एवं कवि थे, और व्यवसाय से अंग्रेजी के प्रोफेसर। ये क्या थे? व्यवसाय से प्रोफेसर से, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के राजभाषा का दर्जा मिला 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 2017 में भी पूछा गया है, यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो यह मिला था 14 सितंबर 1949 को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राज की भाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं, और राजभाषा यह एक संवैधानिक शब्द है। कैसा शब्द है? तो यह जो है संवैधानिक शब्द है। यह जो है संवैधानिक शब्द है राजभाषा। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चौदह सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900, 1789 से 1887, 1875 से 1965, 1900 से 2010। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युग की समय सीमा है, तो वह है 1850 से 1900। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 1850 से 1900। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही किया गया है। नवजागरण के अग्रदूत, नवजागरण के अग्रदूत, नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रेखा चित्र का विकास डैश डैश के बाद हुआ, 1900, 1936, 1950, 1955। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी रेखा चित्र का विकास किस काल में हुआ? तो वह है 1936। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1936। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद हुआ था। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया परिच्छेद आधारित है राजनीति पर, अर्थशास्त्र पर, वाणिज्यिक शास्त्र पर, समाजशास्त्र पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह आधारित है अर्थशास्त्र पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटा नहीं कोई सूल। हर गीत का रोला, दोहा या सोठा कौन सा छंद है? इसमें छंद पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दो पंक्ति दी गई है, इन दोनों पंक्तियों में कौन सी छंद है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोई सूल। इसमें है दोहा। कौन सा छंद है? दोहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषय 4 चढ़ होते हैं, और प्रथम और तृतीय चरण में दोहा में 4 चढ़ होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, यह पूछा गया है। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और वहीं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और विषम चरणों के आदि में जगड़िक नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा मन कामना तुम्हारी। चौपाई, दोहा, सोठा, बरवे, इसमें भी छंद पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा छंद है? पंक्ति कह रहा है, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा मन कामना तुम्हारी। इसमें जो है चौपाई है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चौपाई। यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा है? यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का अनिवार्य वर्जित होता है।
और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जायसी, तुलसी, कबीर या सूरदास? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है बीजक किस रचयिता के रचनाओं का संग्रह है? तो यह है कबीरदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कबीरदास। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तथा समाज सुधारक थे और इनका जन्म लहर तारा यानी काशी वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया है लहर तारा में। लहर तारा यह एक गांव था और यह गांव कहाँ है? काशी। काशी कहाँ है? या वाराणसी। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 3 भाग हैं। बीजक में 3 भाग हैं। 3 भाग जो हैं साखी है, इंपॉर्टेंट है, साखी है, शबद है और रमैनी है। इसके 3 भाग हैं और यह किसकी रचना है? कबीरदास की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? यह है जयशंकर प्रसाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जयशंकर प्रसाद। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं आंसू है, कामायनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। और कामायनी जो है यह एक महाकाव्य है। यह पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। कामायनी जो है महाकाव्य है। और भी अन्य प्रमुख रचनाएं जो हैं लहर है। इनकी रचनाएं प्रमुख जो हैं लहर है, झरना है, झरना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चित्रधारा। चित्रधारा इंपॉर्टेंट रचना है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इंपॉर्टेंट रचना है, पूछा गया सवाल है। और इनका एक और रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कंदगुप्त। स्कंद गुप्त। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जयशंकर प्रसाद आंसू के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस या शांत रस? इसमें रस पूछा है, कौन सा रस है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह क्वेश्चन पूछा गया है बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। पंक्ति कह रहा है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? इसमें है करुण रस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्त से उत्पन्न होने वाले शोक, ये सभी भाव किसको संदर्भित करते हैं? करुण रस को। करुण रस का अस्थाई भाव पूछता है। अस्थाई भाव जो है शोक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रा समुज्जला स्वतंत्र पुकारती? इसमें भी रस पूछा है, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
पंक्ति है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें है वीर रस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वीर रस। प्रस्तुत पंक्तियों में वीर रस है और जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव की जागृत होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। वीर रस का अस्थायी भाव होता है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव पूछे जाते हैं। अस्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरस डैश डैश स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। नीर रस में कौन सी संधि है? नीरस में कौन सी संधि है? इसमें है विसर्ग संधि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। यदि छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो छोटी ई छोटा ऊ का बड़ी बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है नीरस। नीरस का संधि विच्छेद करने पर यहाँ पर होगा निधन रस। निधन रस। यहाँ पर कह रहा था छोटी ई और छोटा ऊ के बाद, छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग दिया गया है, छोटी ई के बाद विसर्ग दिया गया है और इसके बाद रा आए। तो यहाँ पर भी रा आ रहा है, यहाँ पर भी रा आ रहा है तो छोटी ई का बड़ी ई हो जाता है। तो यहाँ पर बड़ी ई और छोटा ऊ का जो हो जाएगा बड़ा ऊ। तो यहाँ पर निधन रस और इसका फिर जब विच्छेद यानी संधि करेंगे तो यहाँ पर होगा नीरस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र डैश डैश इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग संधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देवेंद्र में कौन सी संधि है? इसमें है गुण संधि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो है गुण संधि। देवेंद्र यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद, छोटा बड़ा आ के बाद छोटी ई और छोटा ऊ आए, छोटा आ के बाद छोटी ई या छोटा ऊ आए तो इस स्थान पर ए और ओ हो जाता है। इस स्थान पर ए और ओ हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है देवेंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद करने पर देव धन इंद्र होगा। यह भी पूछा जाता है, संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। देवेंद्र का संधि विच्छेद जो होगा देव धन इंद्र, यहाँ से निकलेगा छोटा आ और यहाँ से जो निकलेगा छोटी ई। और यहाँ पर पूछा है छोटा आ छोटी ई के बाद अगर आए, छोटा आ के बाद छोटी ई आए तो ए हो जाता है। तो यहाँ पर प्राप्त होगा ए। फिर इसको जब हम जोड़ेंगे देव और ए जो है इस पे मात्रा लग जाएगा, यहाँ पर देवेंद्र। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसमें होगा गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र में कौन सी संधि है?
स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, स्वर और विसर्ग संधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रविंद्र में कौन सी संधि है? तो इसमें है स्वर संधि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो है स्वर संधि, रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। इसमें भी यड़ स्वर संधि है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयन डैश डैश है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शयन में जो है अयादि संधि होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। शयन में अयादि संधि है। संधि विच्छेद जो होगा से धन अन, से धन अन। तो यहाँ से निकलेगा ए और यहाँ से निकलेगा छोटा आ, और इसको मिलाकर जो होगा प्राप्त होगा अय। इसको मिलाकर प्राप्त होगा अय। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सयन, शयन, जिसमें संधि जो है अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृश्चित, इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग संधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कृश्चित में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर है विसर्ग संधि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी, इसमें समास पूछा है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन राइट है? पंचवटी में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट है। इसमें है द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। जिस वाक्य में पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची होता है और उसमें समूह का बोध होता है, तो वहाँ द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है पंचवटी यानी पांचवटी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। कौन सा ऑप्शन राइट है? घनश्याम में कौन सा समास है? इसमें है बहुब्रीहि समास। घनश्याम में बहुब्रीहि समास है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और इसका अन्य जो उदाहरण होगा दशानन, दशानन होगा, और इसके साथ होगा घनश्याम, जो कि यहाँ पर दिया गया है घनश्याम। घन की तरह श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। और इसका एक उदाहरण और होगा चक्रपाणी। चक्रपाण भी, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे गए सवाल हैं। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।